नमस्कार। बोलती किताबें में आप सुन रहे हैं धर्मवीर भारती का लिखा कालजयी उपन्यास गुनाहों का देवता। अभी तक आपने सुना कि चंदर मिस्टर शुक्ला का निबंध लेकर मिस डिक्रूज के यहाँ जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके भाई से होती है। उन दोनों के बीच कहासुनी होती है और थोड़ी बहुत हाथापाई भी होती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी क्या मोड़ लेती है। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झांक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गया। पम्मी टॉयलेट कर आ चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू से महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचल पड़ रही थी। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ झीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फेनेलेन का फुल पैंट जिसके दो गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले तक बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वह आई और निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तावालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर न केवल बोली अच्छी लगती हो वरन लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी और चाहे कुछ न हो कम से कम वह यह अच्छी तरह जानता था कि नारी से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कहाँ पर कसनी चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़ कर। इस वक्त जानता था कि लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है अपने अपमान के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिक्रूज, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत हैं। उप, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूं? और कॉलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए, लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट न कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएंगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष पर एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्मी कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और फिर 6 बरस से 60 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करनी है? उसने विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी स्पीच को उलट पलट कर देखने लगी। माफ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नजर दौड़ाते हुए कहा। मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में, आर्मी में। लेकिन फिर आप डिक्रूज क्यों लिखती हैं? और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और स्पीच के कागज को वह फिर तह करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ।
शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरे भाई साहब हैं ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक विशप की दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर सिलोन गए थे। वो लड़की बहुत कला प्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद झगड़ा हो गया। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इनका ध्यान डांस की तरफ कम था और अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवेश में उसकी उंगलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सार्जेंट को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया। उस लड़की ने कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की ने सार्जेंट से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बर्टी की सेवा बहुत की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं वह बच्ची उस सार्जेंट की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सार्जेंट को प्यार करती थी। वह कहता है, यह दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाब के पेड़ों के बीच में बैठा रहता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया। वह मर गई और तब से बट्टी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चले। चलिए, चंदर बोला और पम्मी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेजों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नजर आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुथरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली के लगने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ से खींचे जाने वाले पंखे थे। 2 कमरों को पार कर वे स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा जिसमें चारों तरफ अलमारियों में किताबें सजी हुई थी। 4 कोनों में 4 मेजें लगी हुई थी, जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीर स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी में नीचे के खाने में टाइपराइटर रखा था। पम्मी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी किताबें रखी थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा पम्मी, ओह माफ कीजिए मिस डिक्रूज। नहीं, आप मुझे पम्मी पुकार सकते हैं। मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरी नानी जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर शुक्ला ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताज्जुब है, पम्मी बोली। आपने टेनॉली डिक्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डिक्रूज जिन्होंने कोसाम्बी की खुदाई करवाई थी। वह तो बड़े पुरातत्ववेत्ता थे, कपूर ने कहा। हाँ, वही मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी, जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उनके कारण भारत में उन्हें ईसाईयत अपनानी पड़ी।
यह मेरे नाना का ही मकान है और अब हम लोगों को मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव बैरिस्टर है ना, वे हमारे खानदान के अटर्नी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई। लीजिए, मशीन तो ठीक हो गई। उसने टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। इसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि यह लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और इतनी तेज कि 1 घंटा में उसने लगभग आधी पांडुलिपि टाइप कर डाली। ठीक 1 घंटे बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, आप थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटखाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतकल्लुफी से हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा अब बिना चाय के। पम्मी एक अल्हड़ बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उनकी गलतियां सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में पम्मी वापस आई और बैठ गई। उसने एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताज्जुब है। आपकी इजाजत हो तो मैं सिगरेट पी लूं? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत ही नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर। मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे लिए संभव नहीं। घर में अकेली रहती हूँ। सिगरेट और चाय से तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक नहीं। तलाक के बाद आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना, किताबों का मुझे शौक बिल्कुल नहीं, पम्मी बोली। और मैं अपने आप को आदमियों में घुलने मिलने के लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं अपने कमरे में बंद रही। मैं और बर्टी, सिर्फ बर्टी से बात करने का मौका मिला। बर्टी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा। कहीं कोई तकल्लुफ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हर एक से बेतकल्लुफी से बात करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं और कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते। कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं। इसलिए मैंने अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने आपको देखा। मैं समझ ही नहीं सकी कि आपसे कितनी दुराव रखनी चाहिए। अगर आप भले मानस न हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस के बजाय गलत मतलब निकालना ज्यादा पसंद करूं। तो संभव है मैं मजबूर होकर आपसे भी न मिलूं। पम्मी गंभीरता से बोली, नहीं मिस डिक्रूज, नहीं। आप पम्मी कहिए, डिक्रूज नहीं। पम्मी सही, आप गलत न समझे, मैं मजाक कर रहा था। कपूर बोला। उसने इतनी देर में समझ लिया था कि यह साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बर्टी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए आया और चुपचाप खड़ा हो गया। अपनी धुंधली पीली आंखों से एक टक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पम्मी उठी और बट्टी के कंधे पर एक हाथ रखकर उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बट्टी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार, कमजोर व्यक्तित्व
जाने कैसा लगता था कि पम्मी और कपूर दोनों चुप हो गए। थोड़ी देर बाद बट्टी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पम्मी, तुम नाराज हो? मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे नहीं, पम्मी ने उठकर बट्टी का माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा, धन्यवाद। पम्मी, अपना हाथ इधर लाओ। और वह पम्मी के हाथ पर सिर रख कर पड़ा रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पम्मी, कल रात को तुमने सुना था? वह आई थी और पूछ रही थी, बटी, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैंने झट अपनी आंखें ढक ली कि कहीं आंखों का पीलापन देख न ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो बोली, सार्जेंट के साथ क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था पम्मी? कपूर स्तब्ध सा उन दोनों की ओर देख रहा था। मम्मी ने कपूर को आंख का इशारा करते हुए कहा, हाँ, हमसे मिली थी वह, लेकिन बर्टी, वह सार्जेंट के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब? बर्टी की आंखें चमक उठी और उसने उल्लास भरे स्वर में पूछा। वह बोली, बर्टी के ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। पम्मी बोली, अच्छा। मुस्कुराहट से बट्टी का चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गई और दांत बाहर झलकने लगे। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब सार्जेंट से ज्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? हम्म तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बर्टी ने बच्चे के से भोले विश्वास के स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पम्मी और बट्टी की इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया। बट्टी की मुस्कुराहट पर उसकी नसें थरथरा उठी थी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बट्टी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कराहती हुई आवाज में बोला, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, जाने कौन ये फूल चुराता है। अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूं। उसने हाथ की अंगुली काटते हुए कहा और उठकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर पम्मी और कपूर ने कोई बात नहीं की। मम्मी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बट्टी की बातें सोचता रहा। घंटा भर बाद टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, पम्मी, मैंने जितने लोग देखे हैं उनमें शायद बल्टी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दयनीय। पम्मी खामोश रही, फिर उसी लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बल्टी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ है और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह पम्मी की ओर आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा, कुछ बोला नहीं। क्यों? तुम्हें ताज्जुब क्यों होता है? पम्मी ने कुछ मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसके फूल कौन चुराता है? मैं उसके फूल तोड़कर फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और इस धोखेबाजी के बाद झूठ मूठ की यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब, ये फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसलिए ना कि इसके साथ बट्टी की जिंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए
आदमी की जिंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आनी जरूरी है, तो लानत है उस फूल की खूबसूरती पर। मैं उससे नफरत करती हूँ, इसलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। मम्मी चुप हो गई, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। थोड़ी देर बाद तैस से उतर गया और वह अपने आवेश पर खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोली, बर्टी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर उठ खड़ा हुआ। पम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले 4 साल से मैं अकेली थी और किसी दोस्त का इंतजार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर शुक्ला से मेरा अभिवादन कहना और कभी यहाँ जरूर आए। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगी। पम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचाने चली तो देखा बर्टी एक चमेली के झाड़ में टहनियाँ हटा हटाकर कुछ ढूंढ रहा था। पम्मी को देखकर उसने पूछा, तुम्हें याद है, वो चमेली के झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी पम्मी को अभिवादन किया और चल दिया। उसे बर्टी को देखकर डर लगता था। सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और मेड़ में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाहिने ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और सहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा और इतना शांत वातावरण, लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरे के पीछे ही महुआ चूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरिया के नीले फूलों की जंगली लतरें उलझी रहती थी। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक साही की मौंद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने लोमड़ी भी देखी थी। शहर के बाहर मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी मिलती जुलती नहीं थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति, अपने बच्चों तक ही सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था। अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत, हाँ, अपने पतिदेव साबिर हुसैन के हुक्के से बेहद चिढ़ती थी, और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजा। घास, फूल, लतर, शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थी। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर अपने सपने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महावी निष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छांव में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथी थी सुधा। आम की घनी छांव में, हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेटी रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थी, यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उसके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनवाया है, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थी
और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक सुकुमार दोनों ही थी, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपने चोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद फिर उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच सिर रखकर लेट जाती थी और निर्नी मेज पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डाली पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, यह गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना चाहती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम। गेसु की कल्पना और भावुकता सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यवहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि सुर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुने गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव की और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थी और इसलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साइवान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी, तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंसती। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुश मिजाज साबित कर रखा था और वह सबकी प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बांह डाल दी। गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं, इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तो जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से पड़ी, आओ चलो देखें लतरों में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, कम्मो बोली। आगे कहानी में क्या होता है, कहानी क्या मोड़ लेती है, इसे जानने के लिए सुनते रहिए बोलती किताबें। नमस्कार।